नमस्कार। आज हम 28 अक्टूबर 2025 के भारतीय शेयर बाजार की गतिविधियों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। हमारे पास कई फाइनेंशियल न्यूज़ सोर्सेज हैं, बाजार विश्लेषण है और कुछ एक्सपर्ट नोट्स भी हैं। इनके आधार पर आज बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश रहेगी। तो आज का हमारा मकसद है बाजार के जो मुख्य रुझान हैं उनको समझना, निफ्टी और सेंसेक्स जो बड़े इंडेक्स हैं उनकी चाल देखना, और ये भी कि कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कौन से दबाव में हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी जो बड़े खिलाड़ी हैं एफआईआईज और डीआईआईज वो क्या कर रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बाजार में आज मिला जुला सा रुख दिख रहा है, थोड़ा सुस्त। तो सवाल ये है कि कल जो एक अच्छी तेजी आई थी उसके बाद आज ये नरमी, ये क्या सिर्फ एक ठहराव है या कुछ और संकेत दे रही है? क्या ये ट्रेंड चलेगा या बाजार यहाँ से पलटेगा? देखते हैं। तो आज 28 अक्टूबर को मार्केट की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं धीमी रही। निफ्टी 50 खुला लगभग 25,935.25 पर। यह कल के बंद भाव से करीब 0.12% नीचे था। बहुत ज्यादा नहीं, पर शुरुआत लाल निशान में हुई। हाँ, और बीएससी सेंसेक्स भी वो करीब 44,594.77 पर खुला, उसमें भी लगभग 0.22% की गिरावट थी। मतलब दोनों ही इंडेक्स ने थोड़ी कमजोरी के साथ दिन शुरू किया। हाँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हल्की गिरावट है ये कल यानी 27 अक्टूबर की अच्छी खासी बढ़त के बाद आई है। हाँ। कल बाजार काफी मजबूत था। सेंसेक्स 567 अंक मतलब 0.67% और निफ्टी भी 17.9 अंक यानी 0.66% बढ़कर बंद हुए थे। तो आज की ये जो सुस्ती है सुबह की, ये काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली का नतीजा हो सकती है। अच्छा, मुनाफा वसूली मतलब जिन्होंने कल या परसों नीचे खरीदा होगा वो आज थोड़ा लाभ निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बाजार में अक्सर होता है। एक दिन अच्छी तेजी मिले तो कुछ निवेशक, खासकर जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, वो अपना मुनाफा लेकर निकलना चाहते हैं। ये एक तरह से स्वाभाविक भी है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ग्लोबल संकेतों पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। आजकल तो ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स इतने मिले जुले हैं कि अलग करना मुश्किल है। आज सुबह एशियाई बाजारों में भी तो मिला जुला ही रुख था, और कल अमेरिकी बाजार भी थोड़े नरम बंद हुए थे। उसका असर है क्या यहाँ? निश्चित रूप से। देखिए, वैश्विक संकेत हमेशा भारतीय बाजारों के मूड को, सेंटीमेंट को प्रभावित करते हैं। अब चाहे वो अमेरिका चीन व्यापार को लेकर कोई नई खबर हो, या फिर जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग आने वाली है तो ब्याज दरों पर क्या होगा, उसकी अटकलें, ये सारी चीजें निवेशकों के मन पर असर डालती हैं। जब बाहर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो तो निवेशक अक्सर थोड़ा रुकते हैं, जोखिम कम लेते हैं। तो आज की जो ये थोड़ी सतर्कता है वो शायद इसी ग्लोबल अनिश्चितता का ही असर है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, अब जरा सेक्टर्स पर आते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। आज बाजार में ऐसा नहीं कि सब कुछ नीचे है। अलग अलग सेक्टर्स अपनी अलग धुन में हैं। जैसे मेटल इंडेक्स को देखिए, उसमें 1% से ज्यादा की शानदार तेजी है। आज के माहौल में ये काफी मजबूत माना जाएगा। और सुनने में आया है कि पीएसयू बैंक सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिव हलचल है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो सेक्टर स्पेसिफिक चाल है ये बाजार की अंदरूनी स्थिति को दिखाता है। अब जैसे मेटल सेक्टर में उछाल है तो उसके पीछे वजहें हो सकती हैं। हो सकता है ग्लोबल लेवल पर मेटल की कीमतें सुधर रही हों, या फिर घरेलू स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने की उम्मीद हो, जिससे स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह की मांग बढ़े। अच्छा। इसी तरह पीएसयू बैंकों में तेजी, शायद उनके एनपीएस कम होने की उम्मीद हो या क्रेडिट ग्रोथ बेहतर हो रही हो। तो ये दिखाता है कि निवेशक खास सेक्टर्स की संभावनाओं को देखकर पैसा लगा रहे हैं, न कि बस आंख बंद करके पूरे बाजार में। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आईटी, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे जो अहम सेक्टर हैं वो आज दबाव में दिख रहे हैं। वहां बिकवाली ज्यादा है। हाँ, और इन सेक्टर्स में नरमी के पीछे भी लॉजिकल कारण हो सकते हैं। आईटी सेक्टर की कमाई का बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? अमेरिका और यूरोप से। हाँ। या कंपनियों के आईटी खर्च में कटौती की बात होती है तो भारतीय आईटी शेयरों पर दबाव आना स्वाभाविक है। सही बात है। और रियल्टी सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे फ्रिज, टीवी, कार, ये ब्याज दरों पर काफी निर्भर करते हैं। अगर लगता है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो होम लोन, कंज्यूमर लोन महंगे हो जाते हैं, उससे इनकी मांग पर असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये बाजार के अंदर एक तरह का रोटेशन भी है। पैसा शायद उन सेक्टर से निकल रहा है जो ग्लोबल या इंटरेस्ट रेट की चिंताओं से ज्यादा प्रभावित हैं, और उन सेक्टर में जा रहा है जहां डोमेस्टिक डिमांड या किसी खास सुधार की उम्मीद है। ये सेक्टर रोटेशन वाली बात समझने लायक है। अच्छा, अब जरा तकनीकी चार्ट्स की ओर चलते हैं।
निफ्टी 50 के लिए कौन से लेवल महत्वपूर्ण है? मतलब ट्रेडर्स और निवेशकों की नजरें कहाँ टिकी होंगी? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 50 के लिए 25,900 से 25,850 का जो जोन है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन माना जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा लेवल है जहां खरीदार शायद एक्टिव हो जाएं और गिरावट थम सकती है। अच्छा, सपोर्ट जोन। जी, अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे नहीं फिसलता है तो बाजार में कुछ स्थिरता आ सकती है और यहां से वापस ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है, जिसको हम बाउंस बैक कहते हैं। तो इस लेवल का टिकना आज और आने वाले दिनों के लिए काफी जरूरी है। और मान लीजिए बाजार यहाँ से पलटता है, ऊपर जाता है, तो फिर अगली रुकावट मतलब रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? ऊपर की तरफ 26,500 से लेकर 27,000 का जो लेवल है, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस या अवरोध माना जा रहा है। मतलब इस लेवल के आसपास पहुंचकर बिकवाली का दबाव फिर से बढ़ सकता है। अच्छा। जिन्होंने नीचे खरीदा होगा वो शायद यहां मुनाफा बुक करना चाहें, तो बाजार को इस लेवल को पार करने के लिए कोई मजबूत पॉजिटिव खबर या ट्रिगर चाहिए होगा। निफ्टी की बात तो हो गई, लेकिन बैंक निफ्टी, उसकी चाल भी तो पूरे बाजार के मूड पर असर डालती है। उसके लिए कोई खास लेवल? बिल्कुल, बैंक निफ्टी पर नजर रखना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े नाम हैं और उनका वजन काफी ज्यादा है। तो एनालिस्ट्स का मानना है कि बैंक निफ्टी के लिए 58,250 का लेवल ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को कॉन्फिडेंस के साथ पार करके उसके ऊपर बना रहता है तो उसमें और तेजी आने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा। ये न सिर्फ बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए बल्कि जो बड़े बैंकिंग स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI, SBI, उनके लिए भी पॉजिटिव संकेत होगा। तो इस लेवल पर सबकी नजरें रहेंगी। चलिए अब उन बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनके पास बाजार की दिशा मोड़ने की ताकत होती है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs। कल 27 अक्टूबर को उनकी खरीद बिक्री के आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये आंकड़े अक्सर बाजार की अंदरूनी सेहत का पता देते हैं। हाँ, और आंकड़े काफी दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। कल 27 अक्टूबर को FIIs ने भारतीय कैश मार्केट में नेट मतलब शुद्ध रूप से करीब 55.5 और 58 करोड़ की बिकवाली की। सिर्फ 55 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, रकम अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं है, इसे मामूली बिकवाली कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उनकी जो पिछले कुछ समय से बिकवाली की प्रवृत्ति चल रही है उसी को जारी रखती है, भले ही छोटे स्केल पर। यह दिखाता है कि विदेशी निवेशक फिलहाल थोड़ा कॉशियस हैं, शायद ग्लोबल कारणों से या ऊंचे लेवल पर थोड़ा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और इसके सामने हमारे घरेलू निवेशक DIIs मतलब म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, उन्होंने क्या किया? उनका रोल तो काफी बढ़ गया पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल सही कहा आपने। DIIs का रुख FIIs के एकदम उलट और बहुत मजबूत रहा। कल DIIs ने नेट करीब 2,492.12 करोड़ की भारी खरीदारी की। 2,492 करोड़? ये तो FIIs की बिकवाली से बहुत ज्यादा है। हाँ, करीब 45 गुना ज्यादा। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि जो हमारे घरेलू फंड मैनेजर्स हैं वो भारतीय बाजार को लेकर कितने पॉजिटिव हैं और वो बाजार में जब भी कोई गिरावट आती है उसे खरीदारी के मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? एक तरफ FIIs बेच रहे हैं या कम से कम सतर्क हैं, और दूसरी तरफ DIIs इतनी जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। ये बाजार के लिए क्या संकेत है? अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये पैटर्न भारतीय बाजार की बदलती हुई डायनामिक्स को दिखाता है। पहले क्या था, बाजार काफी हद तक FIIs के फ्लो पर निर्भर करता था। वो खरीदते थे तो बाजारों पर, बेचते थे तो नीचे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब घरेलू बचत का एक बड़ा हिस्सा, खासकर SIPs के जरिए, लगातार इक्विटी मार्केट में आ रहा है। इसकी वजह से DIIs एक बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। तो ये पैटर्न ये दिखाता है कि जब ग्लोबल वजहों से FIIs बेचते भी हैं तो DIIs उस बिकवाली को एब्जॉर्ब करने और बाजार को सपोर्ट देने में सक्षम है। ये बाजार को स्थिरता देता है। जी हाँ, स्थिरता लाता है और बड़ी गिरावट को रोकता है। ये भारतीय इकोनॉमी और कंपनियों पर घरेलू निवेशकों के बढ़ते भरोसे का भी प्रतीक है। हालांकि एक बात ध्यान में रखनी होगी, FIIs की बिकवाली पर नजर रखना जरूरी है, भले ही अभी कम हो। अगर ग्लोबल चिंताएं बढ़ती हैं और FIIs ज्यादा बेचने लगते हैं तो वो DIIs की खरीदारी के बावजूद बाजार पर दबाव डाल सकता है। फिलहाल तो DIIs का फ्लो एक कुशन का काम कर रहा है। देखना होगा ये बैलेंस आगे किधर झुकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आंकड़े, तकनीकी लेवल, FII DII के खींचतान, कल के लिए मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या उम्मीद करे? बाजार किस तरफ जा सकता है? जैसा हमने पहले बात की, निफ्टी के लिए वो 25,900 का लेवल एक तरह की लक्ष्मण रेखा है।
अगर बाजार कल इस लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो ये एक अच्छा साइन होगा। ऐसी सूरत में हम यहां से एक बाउंस बैक देख सकते हैं जो निफ्टी को वापस 26,100 और शायद 26,200 की तरफ ले जा सकता है। ये दिखाएगा कि खरीदार अभी भी नीचे एक्टिव हैं। और अगर ये 25,900 का लेवल टूट गया तो, क्योंकि गिरावट की आशंका भी तो रहती है। हाँ, ये एक अहम सवाल है कि अगर ये सपोर्ट टूटा तो क्या। देखिए, अगर निफ्टी 25,900 के ज़रूरी सपोर्ट लेवल को तोड़कर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये निश्चित रूप से कमजोरी का संकेत होगा। इससे बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है और फिर निफ्टी के लिए अगला जो सपोर्ट जोन है वो शायद 25,700 से 25,800 के आसपास नजर आ सकता है। इसलिए कल के ट्रेड में 25,900 के लेवल पर बाजार कैसे रिएक्ट करता है ये देखना सबसे जरूरी होगा। तो संक्षेप में कहें तो कल के बाजार पर नजर रखने वालों को किन मुख्य बातों पर फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 चीजें। पहली और सबसे जरूरी, निफ्टी की 25,900 के लेवल पर चाल। क्या बाजार इसे होल्ड करता है या ब्रेक करता है? दूसरी, एफआईआईज की एक्टिविटी। क्या वो बिकवाली जारी रखते हैं या फिर से खरीदारी शुरू करते हैं? उनका रुख बदलना मार्केट सेंटिमेंट को तुरंत बदल सकता है। ठीक है। और तीसरी, कोई भी बड़ी अप्रत्याशित ग्लोबल खबर, खासकर अमेरिका चीन ट्रेड या अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयानों से जुड़ी, ये बाजार की दिशा अचानक बदल सकती है। इन तीनों पर पैनी नजर रखनी होगी। तो ये थी 28 अक्टूबर 2025 के भारतीय शेयर बाजार की गतिविधियों की हमारी एक गहरी पड़ताल। हमने देखा कि आज बाजार में मिला जुला रुख रहा। कुछ सेक्टर जैसे मेटल, पीएसयू बैंक मजबूत थे, तो आईटी, रियलिटी जैसे सेक्टर दबाव में दिखे। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि बाजार इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर है, एक तरह के चौराहे पर। एक तरफ डीआईआईएस की जबरदस्त खरीदारी है जो बाजार को एक मजबूत सहारा दे रही है। ये भारतीय बाजार की अपनी ताकत दिखाती है। दूसरी तरफ एफआईआईएस की हल्की ही सही पर लगातार बिकवाली हैं और ग्लोबल चिंताएं हैं जो दबाव बना रही हैं। और इन सब के बीच निफ्टी के वो 25,900 जैसे अहम तकनीकी लेवल हैं जिनका टूटना या टिकना बाजार की अगली दिशा तय करेगा। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में एफआईआईज और डीआईआईज के बीच ये मुकाबला किस करवट बैठता है और ग्लोबल संकेत इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। बाजार की यही अनिश्चितता और डायनामिज्म इसे हमेशा रोमांचक बनाए रखती है। हाँ, और ये तो हुई बड़े इंडेक्स और जाने माने सेक्टर्स की बात। लेकिन एक और पहलू है जिस पर सोचा जा सकता है, जो शायद अभी मेनस्ट्रीम चर्चा से थोड़ा हट करो। आज हमने ज्यादातर लार्ज कैप शेयरों पर फोकस किया, मतलब बड़ी कंपनियां जो निफ्टी सेंसेक्स को ड्राइव करती हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी यही कहानी चल रही है? क्या वहां भी ऐसा ही सेक्टर रोटेशन है, या एफआईआई डीआई एक्टिविटी का वही पैटर्न है, या फिर उन छोटी और मझोली कंपनियों की दुनिया में कोई बिल्कुल अलग ही ट्रेंड पनप रहा है? हो सकता है वहां कुछ ऐसे मौके छुपे हों जिन्हें बड़ी कंपनियों के शोर में हम नजरअंदाज कर रहे हो, या शायद कुछ ऐसे रिस्क हो जिन पर ध्यान देना जरूरी हो। ये एक ऐसा एरिया है जिस पर और गहराई से पड़ताल की जा सकती है, ये समझने के लिए कि क्या बाजार की पूरी तस्वीर सिर्फ बड़े नामों से ही बनती है या छोटी कंपनियों में कुछ अलग ही पकड़ा है। कमेंट में बताइए, निफ्टी कल ऊपर जाएगा या नीचे? सही प्रिडिक्शन वाले को मिलेगा शाउट आउट अगले वीडियो में। अगर ये मार्केट अपडेट आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें। डेली मार्केट एनालिसिस पाने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर मूव से आगे। नेक्स्ट मार्केट मूव जानने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।